नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में हम भूमध्य रेखा इक्वेटर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भूमध्य रेखा, जिसे हम अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, हमारी पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। ध्यान रहे, ये कोई असली खींची हुई लाइन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भूगोल को गहराई से समझने का एक बहुत बड़ा आधार है। स्लाइड पर लिखा है कि ये एक मास्टर क्लास है जो विशेष रूप से यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और स्कूली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए तैयार की गई है। इन परीक्षाओं में इस 0 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। दाईं ओर जो पृथ्वी का चित्र है, उसमें लाल रंग से जो 0 डिग्री लैटिट्यूड दर्शाया गया है, आज की हमारी पूरी क्लास इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। एक एक पॉइंट को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। आखिर ये भूमध्य रेखा है क्या? चलिए यहां दिए गए हर एक बुलेट पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ये एक काल्पनिक रेखा है जो ठीक 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसका मुख्य काम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना है। ऊपर का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। चित्र में जो अक्षीय झुकाव या एक्सियल टिल्ट है, उसे भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लेबल किया गया है। अब इस ग्लोइंग नोट पर ध्यान दीजिए जिसे मिस नहीं किया जा सकता। इसे हिंदी में विश्वत वृत्त या विश्वत रेखा भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश साल भर लगभग समान रूप से पड़ता है, इसलिए यहाँ दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर रहती है, बिल्कुल 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। इस स्लाइड में हम इसके विस्तार और ज्यामिति यानी एक्सटेंट एंड ज्योमेट्री की बात करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई या परिधि सर्कमफ्रेंस लगभग 40,075 किलोमीटर है। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। दूसरा बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है इक्वेटोरियल बल्ज का। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि भूमध्य रेखा के पास ये थोड़ी उभरी हुई है। दाईं तरफ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इसी उभार के कारण भूमध्य रेखीय व्यास इक्वेटोरियल डायमीटर ध्रुवों के व्यास पोलर डायमीटर की तुलना में 43 किलोमीटर अधिक होता है। मतलब पृथ्वी के केंद्र से सतह की सबसे अधिक दूरी इसी रेखा पर होती है। और आखिरी पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि इस पूरी रेखा का ज्यादातर हिस्सा जमीन से नहीं बल्कि महासागरों के ऊपर से होकर गुजरता है। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। ये परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। भूमध्य रेखा पर स्थित 13 देश, इन सभी के नाम हमें एकदम रटे होने चाहिए। चलिए महाद्वीपों के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका। यहां ये केवल 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, जहां सबसे ज्यादा यानी 7 देशों से ये रेखा होकर जाती है। ध्यान से सुनिए इन 7 के नाम: साओ टॉम और प्रिंसिपे, गैबोन, कॉन्गो रिपब्लिक, लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य जिसे हम डीआरसी भी कहते हैं, युगांडा, केन्या और सोमालिया। यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कॉन्गो रिपब्लिक और लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य डीआरसी दोनों बिल्कुल अलग अलग देश हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंत में एशिया और ओशिनिया की तरफ आएं तो ये 3 देशों से गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इन 13 देशों के नाम हमारी उंगलियों पर होने चाहिए। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। यहां हम इस उष्णकटिबंध यानी टॉरिड जोन की जलवायु को समझेंगे कि साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें यहां बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर पड़ती हैं। इसके कारण क्या होता है? दूसरा पॉइंट देखिए, सूर्य की इन सीधी किरणों की वजह से यहां साल भर अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी बनी रहती है। अब इस फ्लो चार्ट पर नजर डालिए, ये पूरी प्रक्रिया को समझाता है। सबसे पहले सीधी धूप आती है जिससे भारी वाष्पीकरण होता है और फिर रोज दोपहर के बाद भारी संवहनीय वर्षा जिसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं वो होती है। और इसका अंतिम परिणाम क्या है? आखिरी पॉइंट में साफ लिखा है कि भारत की तरह यहां 4 स्पष्ट ऋतुएं यानी सीजन्स नहीं होती। यहां का मौसम केवल 2 ही तरह का होता है, या तो वेट या गीला या फिर ड्राई सूखा। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं। इस लगातार बारिश और भयंकर गर्मी का यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति पर क्या असर पड़ता है? पहला पॉइंट कहता है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ये ऐसे जंगल हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरा पॉइंट इनकी बनावट के बारे में है। ये जंगल इतने घने होते हैं कि इनकी जो कैनोपी होती है वह एक छतरी की तरह काम करती है और सूर्य के प्रकाश को जमीन तक पहुंचने ही नहीं देती। इमर्जेंट परत से लेकर अंडरस्टोरी तक यह घनापन बिल्कुल अलग ही स्तर का होता है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि इसी वजह से विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता, हाई बायोडाइवर्सिटी इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है। और आखिरी पॉइंट में इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं, दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन और अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। जब जंगल इतने घने हैं तो वहां के वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ भी उतने ही अनोखे होंगे। पहला पॉइंट हमें बताता है कि जमीन पर अंधेरा होने के कारण यहां ज्यादातर जीव पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं। इसके उदाहरण हैं मकाक बंदर, ओरंगुटान और रंग बिरंगे तोते जिन्हें मैकाज कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में शिकारियों का जिक्र है, जैसे अमेज़न के खूंखार जगुआर और विशाल एनाकोंडा। वहीं तीसरे पॉइंट में अफ्रीका के जंगलों का जिक्र है, जहां गोरिल्ला और चिंपैंजी प्रमुखता से पाए जाते हैं। अब इस हाईलाइट किए गए नोट को बहुत ध्यान से पढ़िए, ये परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है। इन विश्वतरेखीय जंगलों को, विशेषकर अमेज़न बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं। भूगोल और जलवायु से आगे बढ़कर अब इसका वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रक्षेपण का महत्व समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, यहां पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे तेज होती है, जो कि करीब 460 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे पॉइंट में इसका फायदा बताया गया है। इसी तेज गति की वजह से रॉकेट लॉन्च करने के लिए भूमध्य रेखा सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। जब कोई रॉकेट यहां से पूर्व दिशा में छोड़ा जाता है तो यह तेज घूर्णन गति अंतरिक्ष यान को पूर्व की ओर एक प्राकृतिक धक्का यानी अतिरिक्त बूस्ट देती है। तीसरे पॉइंट के अनुसार इससे रॉकेट के भारी मात्रा में ईंधन की बचत होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरू, फ्रेंच गुयाना का लॉन्च साइट है, जिसे चित्र में भी दिखाया गया है। और चौथा पॉइंट बताता है कि दिशा सूचक यानी नेविगेशन और पूरी दुनिया की ग्लोबल मैपिंग के लिए भी इसे एक अनिवार्य बेसलाइन माना जाता है। अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं। इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री और अन्य महत्वपूर्ण अक्षांशों के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकें। चलिए एक एक करके हर पंक्ति यानी रो को पढ़ते हैं। सबसे पहले है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंध यानी टॉरिड जोन कहलाता है, जहां साल भर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इसके बाद है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ पर हैं। ये दोनों क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन का हिस्सा हैं, जहां मौसम थोड़ा संतुलित रहता है। और सबसे अंत में है आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है। यह शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन में आता है, जहां अत्यधिक ठंड होती है। ग्लोब में इन अलग अलग रंगों को देखकर पृथ्वी का यह तापमान विभाजन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। अब हम स्लाइड 10 देख रहे हैं। परीक्षाओं में अक्सर कुछ रोचक तथ्य हमें उलझा देते हैं, इसलिए आइए इन फैक्ट्स को क्लियर करते हैं। पहला फैक्ट देखिए, इक्वेटोरियल गिनी नाम का एक अफ्रीकी देश है। नाम में इक्वेटर होने के बावजूद इसका कोई भी हिस्सा भूमध्य रेखा को नहीं छूता। यह एक बहुत बड़ा धोखा है। दूसरा फैक्ट है इक्वाडोर के कायाम्बे ज्वालामुखी वोल्कैन कायाम्बे के बारे में। भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद अपनी 4690 मीटर की ऊंचाई के कारण यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। मतलब भूमध्य रेखा पर भी बर्फ मिल सकती है। तीसरा फैक्ट, पेरू देश इसके सबसे नजदीक होकर भी इसे टच नहीं करता। और चौथा फैक्ट हमारे अपने देश से जुड़ा है। भारत का दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहते हैं। अब हम स्लाइड 11 देख रहे हैं। चलिए एक छोटा सा क्लासरूम टेस्ट लेते हैं। ये वो बेसिक फ्लैश कार्ड्स हैं जो हर वनडे एग्जाम में सीधे तौर पर बार बार पूछे जाते हैं। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और फिर उसका उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है? इसका सीधा उत्तर है 0 डिग्री यानी 0 डिग्री। दूसरा प्रश्न, यह कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है कुल 13 देशों से। तीसरा प्रश्न, कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक देशों को कवर करता है? वो है अफ्रीका, जहां से यह 7 देशों को पार करती है।
और चौथा प्रश्न, वर्ष के किन दिनों में सूर्य यहां सीधा चमकता है? उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसे हम इक्विनॉक्स यानी विषुव भी कहते हैं। असर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।